bang, bang. आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कणाद कोचिंग क्लासेस में। तो यहाँ मैं आपको आज फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की स्टार्टिंग कराने जा रहा हूँ। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के लिए ये लेक्चर इंग्लिश में यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर 1 यानी कि आपका इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले आप जो भी चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर के नाम के बारे में आपको सबसे अच्छे से पता होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम शुरू होता है आपका वैद्युत आवेश से। तो पहले हम यहाँ वैद्युत आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वैद्युत आवेश यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या होता है। और उसके बाद हम चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हुए क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे आसपास जो भी संसार है, जो भी आपका यूनिवर्स है, वो मुख्यतः दो चीजों से बना है, द्रव्य और ऊर्जा। यानी इंग्लिश में बोले तो मैटर एंड एनर्जी। तो मैटर के अंदर दो फंडामेंटल क्वालिटीज होती है, यानी कि उसके दो गुण होते हैं जिनके बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। पहला होता है उसका द्रव्यमान और दूसरा होता है आवेश। द्रव्यमान के बारे में हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं और आवेश के बारे में हम कक्षा 12 में भी यहां पर पढ़ेंगे। तो आवेश क्या होता है? आवेश किसी द्रव्य का वह अंतर्भूत या अंतर्निहित गुण होता है जिसके कारण वह किसी अन्य द्रव्य को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यानी किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को पास खींचेगा या दूर हटाएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पास खींचने के लिए हम अट्रैक्ट यानी कि आकर्षण, और हिंदी और इसी के बाद दूसरा दूर हटाने के लिए यानी कि प्रतिकर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं उसको रिपेल करना। तो किसी भी द्रव्य का वह अंतर्भूत गुण जिसके कारण वह किसी अन्य द्रव्य को यानी कि किसी दूसरी बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पास खींचेगा या रिपेल करेगा यानी कि दूर हटाएगा, उसी को हम बोलेंगे वैद्युत आवेश। ये किसी भी द्रव्य के अंदर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए या उसको प्रभाव को महसूस करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि आवेश के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर पाता है। अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश के गुण के बारे में, यानी वैद्युत आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। वैद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। इसका नाम रखा पहले का धनावेश और दूसरे का ऋणावेश। और ये जो है ये कॉन्सेप्ट आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर हमें दो में भेद करना है तो स्थानों में भेद करना है तो हम बोलते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। इस तरीके से ही आवेश आपका दो प्रकार से माना गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा होता है गुण, यानी कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश एक दूसरे को, सजातीय आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब होता है सेम सेम, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। ये दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी कि दूर हटाएंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम रिपेल करना। यानी कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि विजातीय आवेश यानी कि अलग अलग प्रकार के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए अब चलते हैं आवेश के तीसरे गुण की ओर। तीसरा गुण यह है कि किसी भी वस्तु पर अगर धनावेश है तो उस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की कमी। कौन? पॉजिटिव यानी कि धनावेश।
और इलेक्ट्रॉन की अधिकता को यानी कि आधिक्य को प्रदर्शित करता है नेगेटिव चार्ज। इसको हम कैसे समझते हैं, आइए एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। जैसे कि आप कक्षा 9 में पढ़ लेते हैं परमाणु के बारे में कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। यानी कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर। यानी कि अगर हम यहाँ पर कुल आवेश देखें तो प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस के ई, यानी कि प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा प्लस ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा माइनस ई। तो नेट चार्ज आपका आ गया 0। यानी किसी भी परमाणु पर जो कुल आवेश होता है वो 0 होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो यहाँ पर कितना आवेश बचेगा, प्लस ई बचेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, तो इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि परमाणु के ऊपर क्या आएगा, धनावेश आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है धनावेश। और अगर यहाँ पर हमारे पास पहले से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित था और बाहर से हम किसी और एटम से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल देते हैं, तो हमारे पास अब जो नेट चार्ज आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉनों का -2e होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो नेट चार्ज आया वो -e आया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माइनस का अगर चार्ज है यानी कि ऋणावेश है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। पहले 1 था, अब कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो यानी कि किसी भी परमाणु पर धनावेश होना या किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी को प्रदर्शित करता है, यानी कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। और इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज होना इलेक्ट्रॉन की अधिकता को यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। फोर्थ आता है आपका आवेश का संरक्षण। संरक्षण जैसा कि आप जानते ही हो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, जैसा आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा इसके बारे में कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार चार्ज को भी हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यह आपका आवेश का संरक्षण हो गया। उसके बाद आपका 5वीं प्रॉपर्टी आती है आवेश का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो यूनिट है वो आपकी करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे कि हम करंट की डेफिनेशन से जानते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। तो इसको हम करंट को आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू में से किसी से डिनोट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे स्मॉल क्यू से डिनोट किया है। तो आई इक्वल्स टू होगा आपका यहाँ पर क्यू अपॉन टी। तो अगर हम यहाँ से चार्ज को निकालें क्यू इक्वल टू होगा आपका आई टी। ये इसका चार्ज का फॉर्मूला रहता है करंट के टर्म्स में। इसी को हिंदी में बोलेंगे विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय। तो अगर हम आई को रखें 1 एम्पियर और टी को रखें 1 सेकेंड तो आपके पास जो चार्ज आता है वो 1 एम्पियर डैश सेकेंड होता है। इसी को हम 1 कूलम भी कहते हैं। तो यानी कि चार्ज का जो यूनिट यहाँ पर हम ऐसा ही यूनिट मानते हैं वो यहाँ पर वो कूलम होता है। और कूलम क्या होता है 1 एम्पियर डैश सेकेंड, यानी 1 कूलम क्या होगा 1 कूलम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। यानी कि द 1 कूलम इज द करंट विच फ्लोज द 1 एम्पियर ऑफ करंट इन ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। इसके बाद आता है आपका आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भी भौतिक राशि का क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि वो भौतिक राशि जो है वो एक निश्चित मात्रा में ट्रांसफर होगी। जब भी कभी होगी तो एक निश्चित मात्रा में ट्रांसफर होगी। तो यहां पर हम पहले समझते हैं कि चार्ज को ट्रांसफर कौन करता है, यानी चार्ज को लेकर कौन जाता है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में सामान को लेकर जाता है ट्रक, तो ट्रक के ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। गुड्स को हिंदी में कहते हैं हम सामान, और कैरियर को ले आते हैं वाहक, यानी कि ले जाने वाला। तो उसी तरह से यहां पर आपका चार्ज को ले जाने वाला यानी कि चार्ज, आवेश को ले जाने वाला जो कैरियर है उसको हम कहेंगे आवेश वाहक। और आवेश वाहक यहां पर क्या होगा, आपका चालकों के अंदर जो आवेश वाहक का कार्य करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो साइंटिस्ट ने सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स पर चार्ज को कैलकुलेट किया, यानी चार्ज की गणना करी अलग अलग कणों पर। जैसे प्रोटॉन पर चार्ज की गणना करी, न्यूट्रॉन पर चार्ज की गणना करी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की गणना करी, और अलग अलग पार्टिकल्स पर उन्होंने गणना करी। गणना करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि सबसे कम आवेश जो किसी फंडामेंटल पार्टिकल पर पाया जा सकता है वो होता है ई, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर ही है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और यहां पर हम इसे कहते हैं मूल आवेश या आवेश की मूल इकाई। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जाएगा तो वो आवेश की मूल इकाई के रूप में जाएगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है यानी आवेश है वो निश्चित है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास आपका ई आवेश होगा, और ऐसे ही प्रोटॉन के पास भी ई आवेश होगा। लेकिन फिर अब इनमें अंतर कैसे करेंगे? तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके आवेश को हम प्लस ई से डिनोट करेंगे, यानी कि इसका आवेश, प्रोटॉन का आवेश जो है वो आपका प्लस ई से लिखा जाएगा। और वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो आपका माइनस ई से लिखा जाएगा। तो हम इस E की अगर बात करें तो E की जो वैल्यू आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आती है। तो इस तरह से प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मतलब ये है कि 1e चार्ज एक बार में चला गया, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2e जाएगा। ओके, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, तो आवेश का आधा मान तो जाएगा नहीं, यानी E की हाफ वैल्यू तो जाएगी नहीं। जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1e आवेश गया, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2e आवेश गया, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3e आवेश गया। तो इसी तरह से अगर हम कहें कि n इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर गए हैं यानी ट्रांसफर हुए हैं, तो यानी कि आवेश जो हो गया वो Q इक्वल्स टू NE हो गया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो आवेश होता है Q वो NE के इक्वल होता है। यहाँ N क्या है? N है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर आपका, और यानी कि किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो मूल आवेश E का पूर्णांकी गुणज होता है। गुणज का मतलब क्या होता है? पहले आप गुणज को समझ लीजिए कि गुणज क्या होगा। यहाँ पर जैसे अगर हम गुणज की बात करें तो पूर्णांक से किसी भी संख्या के अगर हम गुणा करें तो हमें उस संख्या के गुणज प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं, यहाँ पर हम -2 -1 -3 और ये आपका 0 1 2 3 इस तरह से जो नंबर आपके होते हैं पूरे विदाउट पॉइंट और आपका अंडर रूट और विदाउट भिन्न, यानी कि बिना भिन्न के और बिना दशमलव के और बिना अंडर रूट के जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, यानी कि उनको हम पूर्णांक कहते हैं। और अगर हम पूर्णांक की किसी भी नंबर से गुणा करें, जैसे अगर हमने 1 की गुणा करी 4 से, 4 हमने एक नंबर लिया, इसकी एक पूर्णांक यानी 1 से गुणा कर दी, या 4 की हमने एक पूर्णांक 2 से गुणा कर दी, तो हमारे पास 4 आया, यहाँ पर क्या है 8 आया। तो ये क्या है? ये 4 के गुणज होंगे। क्या होंगे?
गुणज होंगे। तो इसी तरह से अगर हम किसी ई की गुणा करेंगे किससे, एन से, तो आवेश जो है वो ई का गुणज आएगा। तो इस तरह से किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो मूल आवेश ई का पूर्णांकी गुणज होता है। इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे हमेशा पूर्णांकों के रूप में ही क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, यानी भेजा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण